हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षागंज पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बनाया गया है। कल आपको इसी चैनल पे पेपर 1 का मैथ्स का एक्सप्लेनेशन अंकित सर लेके आए थे। देखो साथियों, आपको पता है कि जैसे 10 दिन ही बाकी है, मिनिमम 10 दिन भी नहीं बाकी है, 7 से 8 दिन बाकी है। आपको 2-3 जुलाई से, आपको 2 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट है यूपी टेट के। तो हम लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन कराने के लिए यहाँ पे जोरों से आपके लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो ना, किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हो पहले, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, वो कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे लास्ट के 7-8 दिनों में ऐसा आपको निचोड़ देंगे, ऐसी आपको तैयारी कराएंगे कि आपके सटीक नंबर आएंगे और सब लोग आप यहाँ पे यूपी टेट पास कर लोगे। तो मैं हिमांशु आपको परीक्षागंज पे आज पेपर 2 का पीवाईक्यू जो आपका 23 जनवरी 2022 को आपका पेपर हुआ था, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे आज हम लोग जो पेपर में सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलर क्वेश्चंस का मतलब कि जैसा आप पीवाईक्यू में देख रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट ही और उसी चैप्टर से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो देखेंगे। जो 22 में आपको 23 जनवरी को आपका जो पेपर हुआ था, उसी को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पेपर 2 का आपका पेपर है। पेपर 2 का मैथ्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि पीवाईक्यूज मैराथन मैथ्स का ये मैराथन है आपका, जो सीटेट जुलाई 2026 में, आप सीटेट बोल रहा हूं, यूपी सीटेट के भी क्लासेस आएंगी इसके बाद। आप लोग सब जुड़े रहिए। परीक्षागंज आपका यहाँ पे एक चैनल है, इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल एग्जाम्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे आज मैथ्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा पेपर 2 का। कोशिश करूंगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के सारे क्वेश्चन समझाऊं। आप लोग यहाँ पे यूपी टेट की प्रिपरेशन करने के लिए इस परीक्षागंज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इस बार तो ऐसा समय आया है कि इस बार में ऐसा होगा, जैसे पिछले सीटेट में हुआ था, यूपी टेट में भी होगा कि दो जनरेशन एक साथ एग्जाम देने जाएंगी। जैसा कि आयोग ने बोल दिया कि जो आपके टीचर्स हैं, तो जो टीचर्स कार्यरत हैं, उनको भी यहाँ पे यूपी टेट पात्रता परीक्षा निकालने के लिए यहाँ पे अनिवार्य हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यूपी टेट में बैठ रहे हैं, इसलिए काफी डिमांड भी था आप लोगों का कि पेपर 1 का मैथ्स का सोल्यूशन आ गया परीक्षागंज में, पेपर 2 का भी सोल्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पे कल आपका अंकित सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पेपर 1 का दिया मैथ्स का। ईवीएस का भी वीडियो अभी यहाँ पे अपलोड हो गया है, चैनल पे देख लीजिएगा जाके। अब यहाँ पे मैं मैथ्स का पेपर 2 का सोल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हैं और फटाफट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 के 30 क्वेश्चंस को मैं बहुत ही इजी और आसान, इजी और ट्रिकी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स को भी समझाऊंगा। देखो जो क्वेश्चंस है ना, ट्रिक से समझाना चाहूं तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, फिर क्या हो सकता है, बट मैं आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सो दैट आपको यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट पता चल गए, आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पता चल गए, तो इस कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप उसके अराउंड में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप यहाँ पे टैकल कर लोगे। देखो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आपका रेशियो प्रोपोर्शन का है। मैं यहाँ पे जो पेपर है बाइलिंगुअल लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैथ्स में ऑप्शंस हिंदी और इंग्लिश लगभग आपका सिमिलर ही होता है, तो क्वेश्चंस को यहाँ पढ़िएगा। मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल बोलने की भी कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल क्लासेस होती रही है। एक धार्मिक आयोजन में, जैसे इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इन अ रिलीजियस गैदरिंग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स वाज 3:2। ध्यान दो, लेडीज और जेंट्स का रेशियो दे रखा है। एक रिलीजियस गैदरिंग हो रखी है, धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों का यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है कि जेंट्स, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि लेडीज और जेंट्स का रेशियो दे रखा है। तो लेडीज और जेंट्स का रेशियो लिख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है 3:2। बोला गया है कि व्हेन 20 मोर जेंट्स, ध्यान दीजिएगा, व्हेन 20 मोर जेंट्स जॉइन द रेशियो वाज रिवर्स। जैसे ही 20 और पुरुषों के आने से अनुपात क्या हो रहा है, उलट जा रहा है। पहले अनुपात 3:2 था, अब अनुपात जो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब जो आपका अनुपात हो जाएगा ना, वो रेशियो हो जाएगा आपका 2:3। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो जेंट्स है ना, 20 मोर जेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए, 20 और जेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। देखो तो यहाँ पे एक बात बताओ, कहोगे सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार कहा गया कि सर आपके जेंट्स ज्वाइन हुए तो रेशियो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है कि 2 से 3 रेशियो बन जा रहा है। बट यहाँ पे अगर लेडीज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये रेशियो क्यों चेंज हो रहा है? ये रेशियो तो चेंज होना नहीं चाहिए। लेडीज पहले भी अगर एक्स थी तो अभी भी तो एक्स है, क्योंकि चेंजेस तो कुछ नहीं हो रहे हैं, तो रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा यहाँ पे? तो रेशियो अगर चेंज नहीं होगा तो इन रेशियोज को आप सेम बना लीजिए, इनके एलसीएम में इनको चेंज कर दीजिए। एलसीएम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 3 और 2 है, तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये जो नया रेशियो क्या आ जाएगा, 3 × 2 6 और ये 2 × 2 4, 6:4, ये हो जाएगा 6:9। देखो अब तो ये लेडीज का जो रेशियो है सेम है, बट यहाँ जेंट्स का रेशियो आपका चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे इसके वजह से चेंज हो रहा है, जो आपने 20 मोर जेंट्स, 20 और अधिक जेंट्स जो आए थे, इसके वजह से चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है। यही 5 का चेंज 20 की वजह से है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू 4 होगी तो पूछा गया है कि द नंबर ऑफ लेडीज वाज, कि नंबर ऑफ लेडीज, दैट मींस लेडीज की संख्या कितनी होगी, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। स्त्रियों की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी, 6 का मान हो जाएगा 6 × 4 24। 6 × 4 आपका क्या हो जाएगा, ये 24। तो 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो
मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक मतलब बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। और अगर मुझे यहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया, मान लो कि मैथ्स से बहुत लोग कम डर लगता है, मतलब बहुत लोगों को डर लगता है जैसे कि मैथ्स कैसे होगा, मैथ्स में बहुत ज्यादा लोग परेशान है, या फिर आप लोग जैसे कुछ टीचर जो कार्यरत है, मैथ्स बहुत दिनों से छूट गया है तो उनको समझ नहीं आता है। यहाँ पे अगर आपको तुक्का ही मारना है ना, जैसे आपको है कि ऑप्शन टिक करना है, तो ध्यान देना यहाँ पे बोला गया कि जो आपकी लेडीज के रेशियो है 3:2 है, तो कहीं ना कहीं अगर 3 है तो जो आपकी लेडीज का जो आपका नंबर ऑफ लेडीज होंगे ना कहीं 3 के मल्टीपल में 3x के टर्म में ही आएगा, दैट इज 3 का मल्टीपल ही आएगा। 3 का मल्टीपल क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं। 40 आता है? नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं 36 और 24 ही आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पे 36 या 24 में ही आप आंसर टिक करोगे। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपको तुक्का भी मारना है तो यहाँ पे अगर दो में अगर एक कोई मार रहे हो तो 50-50 का चांस है आपका, यहाँ पे 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो। तो चलिए, ये तो बात अगर मेरे साथ आप लोग परीक्षागंज पे जुड़े रहोगे तो ऐसे प्रोबेबिलिटी वाली बात ही नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन से सटीक आंसर्स लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है फॉर 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4। आई होप ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ पे डाटा लिख दे रहा हूँ। दिया गया है a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4 इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू सॉरी अपॉन k, ये दिया गया है। द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू पूछा गया, k की वैल्यू क्या होगा? ठीक है कल पेपर 1 में भी अंकित सर इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे। ये अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आपको k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k की वैल्यू निकालने के लिए काम कर सकते हो। जैसे इन सबको अगर 1 मान लो, या फिर होता है कि हम किसी एक नए वेरिएबल से मान लो कि x से हमें इसको लेट कर लिया कि x होगा, तो आप a की वैल्यू रख सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं माना तो 1 लेट कर सकते हो, तो आप a की वैल्यू 2, जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करते तो a की वैल्यू 2 लेट कर लेते, b की वैल्यू आप यहाँ पे 3 लेट कर लेते, जो नीचे लिखा होता है वही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं, और c की वैल्यू आप 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन k। देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 प्लस 20। ठीक है, अपॉन में k। देखो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 9 कर दो 15 अपॉन k। तो जो k की वैल्यू आएगी ना, k की वैल्यू हो जाएगी 15। अगर इसको 1 सेलेक्ट कर लो तो 1 लेट कर लोगे ना, तो k की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हो तो यहाँ x लेट कर लो, a की वैल्यू 2x रख दो, तो 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 4x अपॉन k। और ये भी तो जो रेशियो होगा x के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप जब करोगे ना तो ये 15x हो जाएगा, 15x अपॉन k इक्वल्स टू x। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, वन टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k की वैल्यू 15 हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। k की वैल्यू 15 आ जाएगा, 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ जाए, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं भी समझ ना आए तो बताइएगा। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश किया। ये तीसरा क्वेश्चन, ये आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन है। क्लास 11th में आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में सेट आपको मिलेगा, सेट चैप्टर मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। बोला गया इफ a एंड b बी एनी टू सेट सच दैट a माइनस b इक्वल्स टू a। आपको यहां दिया गया कि a माइनस b इक्वल्स टू a, देन a इंटरसेक्शन b। देन a इंटरसेक्शन b क्या होगा? आपको पूछा गया कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये आपको पता करना है। देखिए a माइनस b का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि a माइनस b क्या होता है। सबसे पहली बात कि आप a माइनस बी समझने की कोशिश करिए, a माइनस बी क्या होता है। देखिए a माइनस बी का मतलब ये होता है ना कि अगर आपका एक सेट है a और यहाँ कोई सेट है b, तो a माइनस बी का मतलब ये होता है कि जो आपका b और a का कॉमन पार्ट है ना, उसको आप हटा दो, और बाकी जो a के जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, जो आपने यहाँ पे मैं अगर शेड कर दूं, दूसरे कलर से एक बार शेड करके बता रहा हूँ, ये जो आपको स्काई ब्लू कलर से मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये पोर्शन आपका हो जाता है a माइनस बी। ये जो पोर्शन होता है इट इज a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना दूं तो ये जो आपका मैं स्काई ब्लू कलर से यहाँ पे शेड कर रखा हूँ, ये होता है a माइनस बी। दैट मींस b में जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो सारे सारे a से आप क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, तो जो बचता है वो क्या होता है a माइनस बी। बट एक बात बताओ, अगर a माइनस बी देखोगे तो b में से कुछ भी आप यहाँ a से कुछ भी b माइनस कर रहे हो तो a ही आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। कुछ भी कॉमन पार्ट ना होने का मतलब हो सकता है कि इट इज नल सेट, इट इज आल्सो पॉसिबल, या फिर ये हो सकता है कि दोनों आपके क्या डिसजॉइंट सेट हो। दैट मींस डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों सेट जो होंगे ना, इसमें कोई भी आप यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो ये एलिमेंट्स ऐसे आपका जो सेट बनेगा ना, सेट को आप यहाँ पे वेन डायग्राम ऐसे ग्राफ में शो कर सकते हो कि ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स वाई जो आप ए माइनस बी कर रहे हो ना, ए माइनस बी सिर्फ और सिर्फ ए आ रहा है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, a माइनस बी जो आपका यहाँ पे a आ रहा है। इसका वेन डायग्राम आप ऐसे शो कर सकते हो। तो क्या इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन लोगे? इंटरसेक्शन का मतलब होता है, ये u का उल्टा साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, कॉमन पार्ट। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है? कहीं भी दिख रहा है कि ज्वाइंट है? कहीं भी कॉमन नहीं है ना। कॉमन ना होने पे आपको आता है नल सेट, दैट इज 5। कॉमन ना होने पे क्या मिलेगा आपको? नल सेट मिलेगा, दैट इज 5। ध्यान दीजिएगा, ये होता है अगर यू बनाते हो आप, इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं आपको, ये आपका एक सेट है, दूसरा सेट आपका ये है,
ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए और बी दोनों को मिला दो अगर, तो ये जो आपका एलिमेंट, ये जो आपका मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, ये पोर्शन पूरा का पूरा हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ये आपका होता है ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो आपका वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, तो आपका ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में दोनों में कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो कॉमन पार्ट्स को ही, कॉमन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने रेड कलर से शेड कर रखा है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपका ए यूनियन बी है। तो इस पे क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे वेन डायग्राम से भी बहुत इजीली तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो देखो बोला गया था ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट दैट इज 5, एम्प्टी सेट हो जाएगा दैट इज 5। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला गया इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। ध्यान दिया करो, टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, जो आपके रूट्स है ना, रूट्स क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। देन द b स्क्वायर माइनस 4c, b स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो अगर यहाँ पे बोला गया कि दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे आप इसको लेट करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो बोला गया ये x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दे रखा है। अगर दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो आप लेट कर सकते हो कि लेट द जीरोस और अल्फा। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव तभी होगा अगल बगल। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कि भैया जैसे बोला है दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हों, तो अगर दो क्रमागत का मतलब होता है कि कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है कि अगल बगल के। अगर यहाँ आप 3 ले रहे हो तो अगला क्या हो जाएगा 4, या फिर अगर 2 ले रहे हो तो क्या हो जाएगा 3, या फिर 3 ले रहे हो तो 2 3 हो गया, तो फिर क्या होगा 3 4 होगा। ये होता है कॉन्सेक्यूटिव, ये आपके कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़े, देखिए तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू पूछा गया। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ जो जीरोज होता है ना, अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर स्टैंडर्ड मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, तो अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरोज होते हैं माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो x के आगे लिखा होता है उसको हम b बोलते हैं, और जो x स्क्वायर के आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू पूछा आपसे, तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार यहाँ पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो माइनस, और पहले से x का कोफिशिएंट दे रखा है माइनस b, और a का यहाँ x स्क्वायर के आगे लिखा है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का b। तो b की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बीटा की जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो अल्फा प्लस 1। एक आपका जीरोज है अल्फा, दूसरा है आपका अल्फा प्लस 1। तो जो b की वैल्यू होगी हो जाएगी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 1। एक हो जाएगा b की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1, और यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 निकालोगे, ये हो जाएगा आपका c अपॉन 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। देखो b हमें निकालना था b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू। b की वैल्यू आई थी आपकी 2 अल्फा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू आई थी यहाँ पे, सॉरी c की वैल्यू आई थी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। देखो अगर यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे ना, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे आप माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा। देखो माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आंसर 1। आंसर क्या जाएगा आपका 1। ऑप्शन में देखिए 1 दे रखा है, 1 यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो, आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप बताइएगा, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स और समझाने की कोशिश करूंगा। बट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को आप इजिली यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड 1989 respectively. If one of the number is 117 then the other number is, बोला गया कि दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोनों नंबर पहला और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, कि जो उनके लसा और मसा का आपका अब जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दो। एलसीएम दे रखा है 13, एचसीएफ दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है 13, एलसीएम दे रखा है 1989, और पहला नंबर दे रखा है 117, अदर नंबर पूछा है, सेकंड नंबर आपको बताना है, सेकंड नंबर आप यहाँ पे बता सकते हो। देखो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 117 को इधर ले आओ तो 13 इंटू 1989 अपॉन 117,
ये आपको यहाँ पे सेकंड नंबर निकालना है। देखो 13 से 117 कटेगा 9 बार में, 9 से कैंसिल आउट करो, 9 2 जा 18, 1 बचा तो फिर से 9 2 जा 18, हो जाएगा 2 2 1। तो 2 2 1 जो होगा ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बस कैलकुलेशन करना था और कुछ यहाँ पे नहीं था, बस 2 2 1 आपका सेकंड जो नंबर होगा ना, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 2 2 1। ध्यान रखिएगा। एक चीज का मैं आपको बता दूं, यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन इस बार बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो आपका मसा होता है ना, दैट इज एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। इस कॉन्सेप्ट पे इस साल क्वेश्चन बनेगा पक्का है कि जो जैसे देखो 13 है ना, 13 से ये 1989 पक्का कट जाएगा। जो एचसीएफ होता है हमेशा क्या होता है, एलसीएम का एक फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, और ऐसे अगर आप दूसरे रिवर्स स्टेटमेंट बोलो तो आप कह सकते हो कि जो एलसीएम होता है ना, एचसीएफ का मल्टीपल होता है। आगे बढ़ जाए, देखिए ये आपका छठा क्वेश्चन, यहां पे बोला गया है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सर्वे इज 40 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.5 एंड द रिमेनिंग इज 3.5, द मीन ऑफ द होल सर्वे इज। आपको बोला गया कि टोटल आपके यहाँ पे 40 लोग हैं, 40 लोगों में स्टार्टिंग के 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन है, टोटल यहाँ 40 लोग हैं, 40 लोगों में स्टार्टिंग के 10 लोगों का यहाँ मीन दे रखा है आपको 3.5 और सॉरी 4.5 दे रखा है, स्टार्टिंग के 10 का 4.5 दे रखा है और रिमेनिंग जितने बचे, रिमेनिंग कितने बचेंगे 30, इन 30 का दे रखा है 3.5। आपको बोला है कि पूरे पूरे जो होल सर्वे किया गया 40 लोगों पे, 40 लोगों का मीन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए जो मीन होता है फिर एवरेज होता है, मीन आप निकालते हो या फिर एवरेज निकालते हो, तो मीन या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं और टोटल नंबर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। दैट मीन जितने भी आपके यहाँ पे संख्याएं होती हैं, जितने लोग उनका सम कर दो अपॉन टोटल संख्या जो होती है, इसको हम यहाँ पे मीन या फिर एवरेज निकालते हैं। तो मीन दे रखा है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको पता है कि सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 लोग दे रखे हैं, टोटल यहाँ पे नंबर दे रखा है आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, यहाँ पे मीन दे रखा है 4.5, तो सम निकाल लोगे, तो 10 लोगों का जो सम आएगा, सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा आपका, इसका सम निकाल लोगे 10 इंटू 4.5 कर दोगे 45 हो जाएगा। इसका आप सम निकालोगे तो 30 लोगों का सम क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3.5 करोगे तो एक जीरो जो है ये डेसिमल हटाने में काम आएगा, 3 इंटू 35 करोगे ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105। तो स्टार्टिंग के 10 लोगों का सम हो जाएगा 45 और आखिरी के 30 लोगों का सम हो जाएगा 105। तो आपके होल सर्वे का मीन निकालना है, इसका जो मीन आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहले का 10 का सम आपका 45 है, आखिरी 30 का सम 105 है, अपॉन टोटल लोग कितने हैं 40, ये हो जाएगा 150। इसको आप ऐड करोगे 145 प्लस 105 करोगे 150 अपॉन 40, ये जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 अपॉन 4 है, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा आपका 3.75, ये हो जाएगा आपका 3.75। 4 3 12, 3 बचेगा तो यहाँ 3 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाओगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 बचेगा तो 4 5 20, 3.75 हो जाएगा, 3.75 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.75 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बात बताइएगा, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइए जरूर। आगे बढ़ा जाए, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा, किसी भी लोगों को, किसी भी आपको अगर लग रहा है कि हाँ मेरा ये मेंसुरेशन वाला चैप्टर दिक्कत कर रहा है, ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत हो रही है, फिर सेट थ्योरी से दिक्कत है, क्योंकि देखो इस साल अगर 2022 में देखा जाएगा ना, तो मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, सेट थ्योरी के 2 क्वेश्चन है, सेट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेट के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन हो गए, स्टैट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको यहाँ वन शॉट करा दूंगा, आधे घंटे में उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, 20-25 मिनट में उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और 20-25 मिनट और लगेगा उस चैप्टर के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा जो एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 40 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखिए बोला गया कि एक सॉलिड क्यूब है, इस क्यूब से आप क्या कर रहे हो, एक सॉलिड क्यूब दे रखा है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, एक क्यूब दे रखा है, इस क्यूब से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैक्सिमम वॉल्यूम का यहाँ पे आप यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे कट कर रहे हो। देखो अब एज अगर 14 दे रखा है ना, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे कितना आप यहाँ कट कर सकते हो, ध्यान देना, मैक्सिमम कट करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर यहाँ कट करोगे तो मैक्सिमम इसकी जो हाइट हो सकती है, हाइट आपकी इसके एज के एक एज के बराबर हो जाएगी, जो इसकी हाइट हो जाएगी एच ना, एच हो जाएगा 14, एच भी 14 हो जाएगा, जो यहाँ पे डायमीटर होगा ना इसके एज के इक्वल होगा, दैट मींस जो रेडियस होगी इसका रेडियस जो हो जाएगा आपके एज के हाफ हो जाएगा। अगर डायमीटर इसके एज के इक्वल होगा तो रेडियस का होगा उसका हाफ होगा, दैट इज 14 का हाफ करोगे तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आपका रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, आपको पता होना चाहिए टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई आर एच प्लस, ऐसे बताऊंगा तो आप कहोगे कि देखो फॉर्मूला होता है टीएसए का 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। देखो अगर आप किसी को भी ना फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है,
क्यों नहीं लोड लेना है? क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि फॉर्मूला यहाँ पे बना भी सकते हो। देखो टोटल सरफेस एरिया बोला है तो आप कहीं ना कहीं ऊपर एक सिलेंड्रिकल फेस है, नीचे एक सिलेंड्रिकल फेस है, दो आप यहाँ पे सर्कल ऐड करोगे तो एक सर्कल का आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दो का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि इसका जो सीएससी होता है, सीएससी भी अगर नहीं पता करना है आपको तो आप इसको मैं बताऊंगा कि जैसे इसको आप यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है, दो सर्कल का एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ना इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, इसको ऐसे कट करके यहाँ पे इसको फैलाओगे तो एक रेक्टेंगल टाइप में बन जाएगा। यहाँ पे आपका इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, ये आपकी हाइट है h, तो इसकी जो सीएससी होती है वो होती है 2 पाई आर एच, ये होती है 2 पाई आर एच। तो जब इसका टीएसए निकालना है तो सीएससी इसमें ऐड कर दो बस, सीएसए होता है 2 पाई आर एच। जैसे ऐड करोगे 2 पाई आर कॉमन कर लेगा, इन ब्रैकेट h प्लस आर है। ठीक है, समझ गए? देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं इतना ही पोर्शन कट कर रहा हूँ, इतना ऑप्शन दे रखा है। देखो इस ऑप्शन को जरा ध्यान देना, यहाँ पे बस वैल्यू पुटिंग करनी है आपको, कुछ नहीं करना, टीएसए निकालना है आपको, तो बस वैल्यू पुटिंग कर दो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, आर की वैल्यू है आपकी 7, एच की वैल्यू आर एच प्लस आर है तो 14 + 7, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 22 करोगे 44, ये 14 + 7 हो जाएगा 21। देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आ जाएगा 20, ये 44 इंटू 1 कर दोगे 44, 4 करी 44 इंटू 2 कर दोगे 88, 88 और 4 आप ऐड कर दोगे 92, ये 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 924 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बात करें, आगे बात किया जाए, 924 आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ोगे इसमें और कोई यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि आप कह सकते हो कि जब ये पाई का मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं 11 से आपका डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड देखोगे तो 9 4 13, 13 से आप 2 माइनस करोगे ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, 6 6 12 और 1 माइनस करोगे 11 से ये भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 और 3 4 और 4 1 5, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करना होता है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। और यहाँ देखोगे तो 2 और 6 8 और 4 और 4 8, ये हो सकता है क्योंकि जीरो बन रहा है। बट फिर यहाँ पे हम देख लेंगे आगे, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने से बेहतर है कि आप यहाँ पे बहुत इजी कैलकुलेशन है तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते थे। इसीलिए कभी काफी बार ऐसा होता है कि आप अगर शॉर्ट ट्रिक अगर पाई है तो आप 11 से आप डिविजिबल देखना चाहते हो, डिविजिबिलिटी देख रहे हो, आप 7 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो क्योंकि 7 भी यहाँ पे रेडियस भी आ रहा है तो आप 7 से भी चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करने की जगह पे जाओगे और कहीं मल्टीपल ऑप्शन एक साथ अटक रहे हैं, जैसे देखो 11 के लिए ये 3 ऑप्शन अटक रहे हैं तो फिर यहाँ दिक्कत होगी। इससे बेहतर है कि आप सॉल्व कर लो, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखिए तुक्का मारने की जब जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे आपको आंसर नहीं आता हो, लेकिन जब आप परीक्षागंज के साथ जुड़े रहोगे ना तो परीक्षागंज पे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पे बहुत ही इजी सॉल्यूशंस मिलेगा। देखो बोला गया था देयर आर 50 नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज -3.5। देखो बोला गया है कि यहाँ पे 50 टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर्स दिए गए हैं कि 50, टोटल नंबर्स आपको 50 दिए गए हैं, इन नंबर्स में से हर एक नंबर्स में से 53 माइनस किया जा रहा है तो जो आपका मीन आ रहा है ना, मीन आ रहा है -3.5, तो मीन ऑफ द गिवन नंबर, उसके बाद मीन क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए बहुत छोटा यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कि कोई नंबर है, मान लिया कि मान लो कोई नंबर 5 6 7 कुछ भी मान लो, ऐसे मैंने रैंडमली लेट कर लिया, कोई लगातार लेट कर लो, कोई भी नंबर मैंने लेट कर लिया, मान लो कि 5 6 7 लिया, इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन हो जाएगा 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और टोटल नंबर्स कितने हैं 3, ये हो जाएगा आपका 6, मीन आपका हो जाएगा यहाँ पे 6। अगर एक काम करो इन सब में से आप 2 2 कम कर दो, इन सब में 2 2 3 3 4 4 जितना चाहो आप, जैसे 2 2 हम कम कर दिए, मान लो 2 2 कम कर दिए, सब में से -2 कर दो तो नया नंबर बनेगा 3 4 और 5। इसका मीन क्या होगा, अगर इसका एमडेस निकालना चाहोगे, मीन निकालना चाहोगे तो 5 3 और 4 7, 7 और 5 का हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12/3, टोटल नंबर 3 है, मीन क्या हो गया 4। देखो जो आपका ओरिजिनल मीन था 6, इसमें से अगर आपने हर एक नंबर से 2 2 माइनस किया तो आपका मीन क्या आ गया 4। तो अगर आपका ओरिजिनल जो नंबर है ना उससे मीन से क्या हो रहा है, अगर 2 2 नंबर्स में आप माइनस करो तो मीन भी क्या होगा 2 से माइनस होगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, तो अगर आप हर एक आपके ऑब्जर्वेशन से, आप हर एक ऑब्जर्वेशन से, ईच ऑब्जर्वेशन से आप a सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर a ऐड कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हो, उस मीन में भी सब्ट्रैक्ट और ऐड होके यहाँ पे एक नया मीन मिलता है, यहाँ पे x बार डैश बोल सकते हो इसको। जो x बार डैश होता है ना वो क्या होता है, पुराने मीन में जितना आप जोड़ो या फिर जितना आप घटाओ, जैसे अगर आप 2 2 जोड़ देते हैं ना तो ये पता है क्या होता है 7 8 और 9, इसको आप ऐड कर लो 8 7 15, 15 9 24, 24/3 करोगे 8 हो जाएगा। देखो पहले मीन था 6, अब हो गया 8, 2 ऐड किया तो मीन भी क्या हो गया 2 ऐड हो गया। तो जो आपका नया मीन है x बार डैश मैंने किया, जिसको आप देखो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप कोई भी ऑब्जर्वेशन आप x मान रहे हो तो उस मीन को हम यहाँ पे x बार से मीन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो न्यू मीन होता है ना, जैसे इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा कहो तो आप, या फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि जो नया मीन होता है ना, जो न्यू मीन होता है वो पुराने ओरिजिनल मीन या फिर जो मीन दे रखा है गिवन मीन जो होता है
मीन में जितना आप यहाँ पे प्लस करो, जितना आप यहाँ पे माइनस करो, जिस ऑब्जर्वेशन से आप ए से प्लस माइनस करो, तो ए से ही प्लस माइनस उसमें भी होगा, ध्यान रखना। तो जैसे बोला गया ना कि हमें यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन देखो बोला गया कि माध्य निकालना है, तो हर एक नंबर को यहाँ पे 53 से सब्ट्रैक्ट किया गया है। ईच नंबर इज, जैसे हर एक संख्या को 53 में से घटाया जाता है, तो अगर हर एक संख्या को 53 से घटाया जा रहा है, तो जो नया मीन आएगा ना, नया मीन भी जो होगा 53 से घट जाएगा। जो नया मीन आएगा ना, नया मीन भी 53 से घट जाएगा, और जो आपका नया मीन आ रहा है, नया मीन आ रहा है -3.5, जो नया माध्य आ रहा है -3.5। हमें मीन निकालना है, तो एक्स बार को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 53, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.5, आप ऐड कर दो, 53 प्लस 3 हो जाएगा 56, हो जाएगा 56.5। तो जो नया आपका माध्य आएगा ना, नया माध्य आ जाएगा आपका 56.5। इट इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना आपका सही होगा। माध्य आपको निकालना था, तो माध्य हमने निकाल लिया, 56.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। अगर एक्सप्लेनेशन बड़ा हो रहा हो ना तो बताइएगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए बोला गया है 10 प्रक्षणों में 5, 9, 14, 15, x+1, 2x माइनस 13, 26, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यक 24 है। माध्यक का मतलब होता है मीडियन। तो x का मान क्या होगा? अगर इंग्लिश में पढ़े तो बोला गया 10 ऑब्जर्वेशन गिवन दिया गया आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? मैं आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूला बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा, मीडियन और का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर देखो दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर चाहो तो अगर n ऑड है, अगर n आपका ऑड दे रखा है, तो आपका मीडियन जो होता है ना, ये होता है n प्लस 1/2th टर्म। ये होता है आपका कि अगर आपका ऑड है, मान लो कि 6 आपका 7 टर्म है, 5 टर्म है, तो आपका जो 7 + 1/2 दैट इज 8/2 करोगे, चौथा जो टर्म होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। अगर आपका n जो है ना इवन है, n अगर आपका इवन दे रखा है, तो हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये आपका मीडियन होता है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। इससे बेहतर एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपको यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, 10 नंबर दे रखा है, जैसे अगर ऑड दे रखा हो तो बहुत इजी से मान लो कि 34 नहीं दे रखा है, हम इग्नोर करते हैं इसको, तो 9 नंबर दिया होता है, तो स्टार्टिंग से 4 नंबर और लास्ट के आपके 4 नंबर हम हटा दे, तो बीच वाला नंबर हमारा क्या होता है? मीडियन हो जाता है। बीच वाला नंबर हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मीडियन। लेकिन यहाँ पे अगर इवन दे रखा है, यहाँ पे अगर आपको संख्याएं जो दे रखी है इवन में दे रखी है, तो इवन संख्याओं देने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको बीच में से आप हटाओगे तो कोई एग्जैक्ट बीच का आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपके 10 है तो 5-5 हटाने पे नहीं मिलेंगे, तो एक काम करो, 4 इधर से और 4 इधर से, ये आपके डिजिट हटा लो, जो बीच में बचे ये आपके दोनों डिजिट का सम करके इसका क्या कर दो? आधा कर दो, इसका एवरेज निकाल दो। ये x+1 और प्लस 2x माइनस 13, इसको आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यही आपका मीडियन आ जाएगा। और मीडियन दे रखा है 24, आपका यहाँ पे माध्यक दे रखा है, माध्यक आपका 24 दे रखा है। ऐड करोगे x और 2x हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 1 और माइनस का 13 हो जाएगा -12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। ये देखो माइनस का 12 है, उधर जाएगा तो प्लस का 12 और 48 और 12 क्या हो जाएगा? 60। तो 3x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? x की वैल्यू हो जाएगी 20, और x का ही मान पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ x पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 20 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। देखिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 10वां क्वेश्चन है, 130 दे रखा है, दैट मींस 121 से लेकर 130 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे 121 से 150 आपका पेपर में आता है मैथ्स का क्वेश्चन, वहां से वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। बोला गया है कि एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इस मैदान को उतनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी। कितनी कम या ज्यादा गाय? तो एक बात बताओ, अगर इसको आंसर करना हो, मतलब तुक्का मारने वाली बात होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन अगर करना हो, तो अगर 44 गाय, एक मिनट सॉरी, अगर 44 गाय 9 दिनों में उस आपके मैदान को, उस खेत को, उस फील्ड को चरती है, तो 12 दिनों में चरने के लिए, अगर मान लो कि 9 दिनों में 44 गाय चर रही है, तो 12 दिन तक वहां पे गाय चर रही है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 44 से कम गाय होंगी, और 44 से ज्यादा गाय होती तो 9 दिन से कम नहीं चर लेती वो, क्योंकि अब 44 गाय 9 दिन ही चर पा रही है, तो 44 अगर 12 दिन, अगर दिन बढ़ रहा है इसका मतलब गाय कम हो रही होगी। तो अगर यहाँ पे जितने आपके मोर वाले हैं, 11 मोर 15 मोर, ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते, या तो 11 काउ लेस होगा या 15 काउस आपके लेस होंगे, या तो 11 गाय कम होगी या तो 15 गाय कम होगी आपकी। देखो बोला गया एक ही वर्क है आपका, यहाँ पे आपका M1D1 इक्वल्स टू M2D2 लगता है यहाँ पे फॉर्मूला, कि अगर जैसे मैन क्या लगता है कि एक आदमी वो उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो दूसरा आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। वर्क आपका सेम है, तो M1D1 इक्वल्स टू M2D2 होता है। तो 44 गाय यहाँ पे, एक यहाँ पे फील्ड को 9 दिनों में चरती है, तो मान लेते हैं कि X गाय जो होगी ना यहाँ पे चरेगी, और कितने दिन में चरेगी? यहाँ पे 12 दिनों में यहाँ पे वो चर लेगी। तो देखो, तो अगर आप यहाँ पे 4 से कट करो तो 11 बार में, और ये 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 33, मतलब 33 जो काऊ होगी ना,
33 का 9 दिनों में चर लेगी। तो पूछा है कितना कम या ज्यादा, तो पहले कितने थे, पहले 44 थे, तो 44 में से 33 गया तो कितना हो जाएगा भैया 11। तो 11 गाय क्या चाहिए, कम चाहिए। 11 गाय अगर कम रहेंगी तो 9 दिन तक पहले 44 गाय चरती थी, तो अगर 11 गाय कम हो जाए दैट इज 33 गाय हो जाएगी, तो 33 गाय 9 दिनों तक यहाँ पे क्या होंगी, सॉरी 9 दिन बोल रहा हूँ, 12 दिनों तक यहाँ पे उस फील्ड को चरेंगी, ग्रेज करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 दैट इज 11वां क्वेश्चन आपका। बोला गया है कि यदि a+2 और a+4 अभाज्य संख्याएं हो, दैट इज प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर, तो a के कितने मान हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा कोई भी, जितने भी आपके वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे आपका प्राइम नंबर हो अदर देन 1। एक ही सेट बनता है आपका, देखोगे ना तो यहाँ पे प्राइम नंबर देखोगे तो 3, 5 और 7, यही एक नंबर से जो यहाँ पे 2 के गैप पे आपके नंबर से प्राइम नंबर, बाकी कोई भी नंबर, क्योंकि देखो प्राइम नंबर अगर आप पढ़ोगे ना तो हमेशा जैसे ही 10 से आप ऊपर जाओगे, 10 से ऊपर जाने पे जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं हमेशा वो 6n+1 या फिर -1 के टर्म्स में ही होते हैं। हमेशा जो भी आपका प्राइम नंबर देखोगे ना, जैसे 10 के बाद देखो तो 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद अगला आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा 17 और 19। एक बात बताओ, कभी भी देखोगे ना तो ये देखो 12 है, 12 से -1 करोगे तो 11 मिलेगा, +1 करोगे तो 13 मिलेगा। आपका 18 है, 6 का मल्टीपल है तो -1 करने पर 17 और +1 करने पे 19। अगला देखोगे तो देखो जैसे 24 है तो 23 और 25, तो 23 होता है, 25 नहीं होता है, ठीक है, तो 23 आपका मिलेगा। तो कहीं भी जो है ना 2 के गैप में यहाँ पे 2 का यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से यहाँ पे देखो 2 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 2 का गैप है, इसके बीच में देखोगे 2 का गैप है, तो कहीं भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जहाँ पे 2 का गैप होगा। किसी 2 के बीच में 2 का गैप हो सकता है, बट अगले नंबर में पक्का होगा कि 5 या 6 का गैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, 3, 5, 7, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो अगला नंबर a+2 हो जाएगा आपका 5 और a+4 करोगे तो 3 + 4 हो जाएगा 7। तो 3, 5, 7 कहीं एक ऐसा पॉसिबल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आप यहाँ पे पॉसिबल सेट बनेगा जो कि a+2 और a+4 जो है ना यहाँ पे प्राइम नंबर्स बन सकते हैं। तो a के कितने वैल्यू होंगे, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ a, तो a का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा दैट इज 3। a 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको 4 अंकों का सबसे बड़ी आपको यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जिसका आप अगर वर्गमूल वर्ग हिंदी में यार बहुत ज्यादा नहीं आता है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालो ना तो एक इंटीजर आए। तब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आप जैसे 9 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। तो एक संख्या का आप वर्ग करो तो क्या मिलता है 2 संख्या। तो जैसे अगर मैं 2 संख्या x और y का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूं तो कहीं ना कहीं मुझे 4 संख्या मिलेंगी। तो अगर मैं सबसे बड़े 2 संख्याओं का अगर मैं स्क्वायर कर लूं, 99 का ही स्क्वायर कर लूं, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। तो 9801 जो होगा ना ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप कहोगे कि आप कैसे बता रहे हो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 संख्याओं का जो आपका सबसे 99 के बाद 100 जो होगा 3 संख्याओं का नंबर हो जाएगा, तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएंगे, तो 100 का तो जो आपका होगा 6 आएगा या 5 आएगा। तो वहां उसको ना करके देखिए आप 99 का अगर स्क्वायर करोगे तो 99 का स्क्वायर 9801 आएगा, और जैसे आप 100 का स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पे 5 संख्या आ गया, ये तो 5 संख्या नहीं 4 संख्या ही चाहिए मुझे। यहाँ पे 99 का अगर हम स्क्वायर ले तो 9801 होगा। और इसका इजी मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जाओगे ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे इसको मैं ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर रहा हूँ तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएंगे आपके ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्यों। और 80 भी ले लो या फिर आप यहाँ पे 90 भी ले लो तो 90 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 और एक जीरो है मतलब 10 है तो 10 का स्क्वायर 100। 8100 तो कम से कम 8100 से ऊपर नंबर आपके बन सकते हैं। ये 91 9000 है। अगर किसी भी संख्या में आपके यहाँ पे इवन आपके ऑड जीरोस हैं तो आपके कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। अगर इवन जीरो जो होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये बहुत छोटा नंबर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 9801। और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जाएंगे तो हम यूज कर सकते हैं कि 10,000 का हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को यहाँ माइनस अगर कर दें तो हमारा यहाँ पे आपका उससे छोटा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी हमें यहाँ करना होता है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप कर सकते हो। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लास जबकि बहुत टफ क्वेश्चन है, क्लास 9 का यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके रिमाइंडर थ्योरम से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो क्लास 9 के यहाँ पे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया जाता है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बोला गया कि व्हेन x की पावर 13 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1 देन द रिमाइंडर इज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करने लगे कि x - 1 से हम क्या करें, x की पावर 13 + 1 को हम यहाँ पे डिवाइड करके देखें कि रिमाइंडर क्या है। ऐसे आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो डिवाइजर होता है आपका ना, उस डिवाइजर को 0 के इक्वल रखिएगा तो x की वैल्यू आएगी 1। अब ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा था ना, जैसे आपको दे रखा है x की पावर 3 - 1, अब यहाँ पे अगर 1 रखते हो ना तो 1 रखने पे जो वैल्यू आती है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो 1 रखोगे तो 1 की पावर 13 + 1
ये हो जाएगा 1 की पावर अगर इवन हो और अगर +1 है और -1 होता है तो ऑड होता है तो -1 आता है, और -1 का पावर अगर इवन होता है तो +1 आता है। बट ये 1 है तो 1 की कोई भी पावर ऑड हो इवन हो ये 1 ही आएगा, और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये 2 आ रहा है ना, 2 ही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो डिवाइजर है डिवाइजर को 0 के इक्वल रख के इसका हम यहाँ पे जीरोस निकालते हैं, और उसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे आपके डिविडेंड में रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे रखने पे जो आपकी वैल्यू आती है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वही आपका शेषफल होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट सी, कि अगर ए और बी जो है ना नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट सी है, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। एक बात बताओ, आपको बोला गया है कि अगर हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं तो अगर हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो वो क्या आएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है तो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कि अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ये ए यूनियन ए होगा, यूनियन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। एक बात बताओ, ए यूनियन ए करोगे, ए और ए को जोड़ोगे तो ए ही मिलेगा टोटल उसमें आपको, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉरी ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, तो ए यूनियन बी में जो भी वैल्यू आएगी उससे अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लोगे तो जो ए का कॉमन पॉइंट है, ए और बी को मिला रहे हो और ए और बी का मिलाने के बाद जो ए का कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, तो अगर इसका अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो ए यूनियन बी के साथ, तो जो पूरा पूरा ए है ए के साथ ए ही जुड़ेगा, ए के साथ ए का ही कॉमन पॉइंट मिलेगा, बी का कोई कॉमन पॉइंट इसमें मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका ए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ए यूनियन बी से, अगर आपको वेन डायग्राम से मैं समझाऊं तो यहाँ पे ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी अगर आपको दे रखा है सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए और बी में यहाँ पे अगर आपको ए यूनियन बी दे रखा है और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये जो आपका पार्ट है इसको मैं कलर चेंज करके बताऊं आपको, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है स्काई ब्लू कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए है, सेट ए ही तो आपका आंसर आएगा, तो सेट ए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 5% ईयरली इफ एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 4410 देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो। बोला गया कि गांव की जो जनसंख्या है ना प्रतिवर्ष 5% से बढ़ रही है, 5% से प्रतिवर्ष जो है जनसंख्या जो है बढ़ रही है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या जो है ना 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ऐसे भी देखा तो बाबू जनसंख्या बढ़ ही रही है, इंडिया कहीं बढ़े ना बढ़े जनसंख्या में पूरे विश्व में आगे जाने वाली है, जा ही रही है, चली गई है। तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है गांव की, कैसे बढ़ रही है, 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो अभी जो है ना वर्तमान में अगर 4410 है तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, 2 वर्ष पहले पूछा गया कि जनसंख्या कितना होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई आप ऑप्शन पूछे ना कि अरे यार तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट कर दो, 2 ऑप्शन इसलिए कट कर दो। एक बात बताओ कि अभी अगर 4400 वर्तमान में 4410 है तो 2 वर्ष पहले अगर बढ़ रही है, जैसे घटता होता तो ये बढ़ा हुआ आंसर हो सकता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है, तो 2 साल पहले तो कम होगी ना, तभी तो 2 साल बाद मतलब 2 साल बाद 5-5% बढ़ के 4410 हुआ है। तो 2 वर्ष पूर्व पूछा गया है, तो 2 वर्ष पूर्व क्या 4410 से पहले ज्यादा हो जाएंगे क्या, ज्यादा तो होंगे नहीं। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ ही रही है भैया, जहां बोला गया पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 4410 से आंसर अधिक आ ही नहीं सकता, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं आंसर, या तो सी होगा या तो ए होगा। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, और आपको पॉपुलेशन 2 वर्ष पहले पूछा गया है तो पॉपुलेशन 2 वर्ष पहले क्या, देखो 5% से बढ़ रहा है तो 5% का मान निकालो, 5% होता है भैया 5/100, अगर ये आपको चाहो तो कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 1/20। इसका मतलब 20 पे क्या हो रहा है, हर साल 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि पहले अगर पॉपुलेशन अभी मान लो पॉपुलेशन कितनी है 4410, कितना है 4410, तो अगर पहले 20 आपकी क्या था भैया, पहले आपका यहाँ पे बोला गया जैसे अगर पॉपुलेशन देख लो तो पहले पॉपुलेशन इतना था, अगर यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊं कि पहले पॉपुलेशन मान लो कि x था, x दिया गया था पॉपुलेशन, तो x में हर साल क्या हो रहा था कि पहले अगर मान लो 20 था तो हर साल 21 जो है पॉपुलेशन हो रहा था, 20 से 21 हो रहा है, 1 बढ़ के 21 हो जा रहा है। अगर पहले 20 था तो दूसरी साल में भी क्या होगा, 20 से 1 बढ़ जाएगा 21 हो जाएगा पॉपुलेशन, और यही आपको दे रखा है कि टोटल पॉपुलेशन 2 साल बाद क्या हो जाएगा 4410। देखो 21 × 21 करोगे ना तो 441 होता है, ये आपका 10 बार में कट जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी हो जाएगा 20 × 20 × 10। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया, हो जाएगा ये 4000, 2 × 2 कर लोगे 4 और 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 4000, ये आपका हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाए, देखो अगर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे तुक्का मारना है ना, अगर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाना है, देखो इस 4 ऑप्शन में लगाते तो 25% चांस था, इससे 1/4 प्रोबेबिलिटी थी कि कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन मैं आपको 2 एलिमिनेट कर दिया, तो किसी ए और सी में से आप यहाँ पे आंसर करोगे तो कोई ना कोई एक तो सही हो ही जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन भी जल्दी में आपको यहाँ पे टिक करना है तो ये जरूर ध्यान रखना कि 2 साल पहले पूछा गया तो इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता, इससे कम ही आंसर आएगा, ये 2 ऑप्शन तो कभी होंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया यहाँ पे
कि यहाँ पे पेडागोजी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। बोला कि कॉन्ग्रुएंसी कैन बी लर्न विदाउट अलजेब्रा, इक्वेशन कैन बी लर्न विदाउट अरिथमेटिक, स्टैटिक्स कैन बी लर्न विदाउट अलजेब्रा, यहाँ पे बोला गया। और चौथा बोला गया डिफरेंट ब्रांचेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। बोला कि कॉन्ग्रुएंसी आप अलजेब्रा के बिना पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे किसके बिना क्या हो सकता है ये बोला गया, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में देखोगे आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो मीन मीडियन मोड निकाल लो, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, एक्स वाई जेड ला रहे हो, यहाँ पे अलजेब्रा लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं सारी के सारी जो ब्रांचेस है ना, सारी के सारी ब्रांचेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया कि डिफरेंट ब्रांचेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हर एक जो ब्रांचेस है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना स्टेटमेंट 4 है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि हर एक जो ब्रांचेस है, जो गणित की विभिन्न शाखाएं हैं एक दूसरे पे क्या है वो यहाँ पे डिपेंडेंट है। आगे बढ़ाया, क्योंकि देखो कहीं भी आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हो, कॉन्ग्रुएंसी में आप एक्स वाई जेड अलजेब्रा ला रहे हो, अलजेब्रा के बिना कैसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस करते हो, यहाँ पे अरिथमेटिक का यूज करते हो, इक्वेशन कर रहे हो, इक्वेशन में अरिथमेटिक के बिना कैसे आप काम कर पाओगे। कहीं ना कहीं हर एक चीजें एक दूसरे पे इंटरलिंक थोड़ा बहुत होती ही होती है। तो चौथा बिल्कुल सत्य बोला गया कि हर एक जो ब्रांचेस है ना डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए उसके बाद फिर से एक पेडागोजी का क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेस्ट पेडागोजिकल वे टू टीच मैथमेटिक्स, इन गणित अध्यापन में कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एक पेडागोजी का सेशन भी लेके आऊंगा जो आपके मैथमेटिक्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, ईवीएस की और आपके जनरल जो आपका सीडीपी है उसके लिए आप यहाँ काम आएगा। कम से कम मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स भी अगर आपको पता हो ना तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसे बोला गया फाइंड गैप्स एंड एड्रेस ओनली देम, ओनली वर्ड ही भैया दुश्मन है। ओनली वर्ड क्या है भैया, दुश्मन है। केवल एक लोग से दुश्मनी होती ना तो एक ही भैया ये दुश्मन है भैया, ओनली नहीं आना चाहिए, केवल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केवल नहीं करना है, उनकी कमियों को नहीं आपको यहाँ पे उजागर करना है। से बोला कि गैप्स आप यहाँ पे पता करो, गैप्स को एड्रेस करो, ऐसा नहीं ओनली सिर्फ गैप्स को ही क्यों एड्रेस करोगे, उसके अलावा भी आप चीजों पढ़ाओगे। तो फाइंड वीकनेस एंड टीच ओनली दोस पार्ट्स, सिर्फ वीकनेस फाइंड करो और सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट्स को पढ़ाओ, क्यों ऐसा नहीं करना भाई। आपको हर एक चीज इंक्लूसिव एजुकेशन लेके चलना है। टीच एवरीवन विद द सेम अप्रोच, ऐसा नहीं हो सकता सेम अप्रोच के साथ सबको पढ़ाओगे। ऐसा कहीं नहीं है कि हर एक बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन लेके हमें चलना होता है। तो हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है लर्नर्स को सो दैट दे कैन डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। तो ये आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि मोटिवेट लर्नर्स टू डेवलप एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि जो आपके हमें क्या करना है एज अ टीचर जो होते हैं यहाँ पे एनईपी में देखोगे तो एज अ फैसिलिटेटर यूज होते हैं। तो हमें यहाँ पे मोटिवेट करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे लर्नर्स को मोटिवेट करना है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। बोला गया कि ए और बी की सैलरी की बात की जा रही है कि ए और बी की सैलरी में अगर देखोगे ना तो ए की सैलरी जो है ना बी से 25% अधिक है। तो मान लो कि बी की सैलरी अगर 100 है तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 125। बोला गया कि हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। तो जो बी की जो सैलरी है ना, बी की जो सैलरी वो कितना कम है ए से, तो बी से कितना कम है, 25 कम है। कितना कम है, 25 कम है। 25 किससे कम है, 25 जो है आपका 125 से कम है। 25 जो है 125 पे कम है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 125 से कितना परसेंट ये बनेगा, तो 25 से काटोगे 5 बार में और 5 से इसको काटोगे 20, तो कितना परसेंट कम है, 20% जो है ना सैलरी उसकी कम है। तो 20 आपका जो होगा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर वो ए की जो सैलरी है 25% 20 से अधिक है, तो जो बी की सैलरी है ए के रिस्पेक्ट में 20% कम है उसकी सैलरी। आगे बढ़ा जाए, देखिए देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है ना 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो कि अगर दो संख्याओं का सम, आपको नेचुरल नंबर का सम दे रखा है, अगर दो संख्या ले लो आप x + y 8 और बोला कि उसके रेसिप्रोकल का सम 1/x + 1/y ये दे रखा है 8/15, तो आपको बताना है कि यहाँ पे दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि संख्याएं क्या होंगी, आपको ये ज्ञात करना है। संख्याएं आप बिल्कुल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो इसका एलसीएम लोगे, ये होगा x + y या फिर y + x भी लिख सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सम में यहाँ पे y + x भी लिख सकते हो अपॉन xy = 8/15। और देखो ध्यान दोगे तो x + y की वैल्यू 8 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 8 और 8 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 1/xy की वैल्यू हो जाएगी 1/15। तो इसका मतलब यह है कि xy हो जाएगा 15, xy आपका 15 हो जाएगा। तो xy 15 कहां से आएगा भाई, ऑप्शन में देख लो, क्या इसका जो गुणा है 15 होगा, इसका गुणा 15 होगा, इसका गुणा 15 होगा, इसका ही गुणा सिर्फ 15 होगा, इसका ही प्रोडक्ट 3 × 5 करोगे तो वही क्या होगा आपका 15 होगा। और सम पे देखते तो 2 + 6 8, 4 + 4 8, 5 3 8, 7 1 8, सब 8 हो रहे थे, लेकिन गुणा करोगे तो 15 क्या होगा, सिर्फ एक ही नंबर होगा 3 और 5, 3 × 5 करोगे 15। और एक और ऑप्शन हम बिना इसको सॉल्व किए भी बता सकते थे क्या आंसर है, क्यों, क्योंकि जैसे ही रेसिप्रोकल का करना है, रेसिप्रोकल का सम दे रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं पता है कि 15 जो होगा ना उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि जब भी रेसिप्रोकल कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल आप करोगे और उसको ऐड करोगे तो नीचे जो आता है, नीचे उनका क्या होता है, उनका एलसीएम लोगे, दैट मींस उनका प्रोडक्ट ही लोगे, उन नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे, तो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा ना यहाँ पे वो 15 ही आएगा।
15 का ही मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा 3 और गुणे 5, मैं सीधे इसको आंसर कर सकता था 1 सेकंड में, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि द मंथली एक्सपेंडिचर इज सोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इस यहाँ पे चार्ट में दे रखा है कि यहाँ पे 5 तरह से यहाँ पे खर्च हो रहा है कि एक आप कोई कमा रहा है, तो द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ट्रैवल इज 4000, फाइंड टोटल फैमिली इनकम। एक फैमिली इनकम है, उसमें मंथली खर्चा कितना हो रहा है। एजुकेशन पे बोल रखा है कि जो शिक्षा पे है, शिक्षा पे 25% खर्च हो रहा है, मकान किराया जो है रेंट है 20% है, यात्रा जो है ट्रैवल है 15% है, भोजन 20% खर्च हो रहा है और सेविंग हो रही है 20%। अच्छा बात है ये परिवार बहुत शिक्षित है, शिक्षा पे ज्यादा खर्च कर रहा है, 25% शिक्षा पे खर्च हो रहा है और यहाँ पे ट्रैवल पे खर्च हो रहा है 15%। बोला गया है कि आपके एजुकेशन और ट्रैवल का डिफरेंस दे रखा है 4000। इसका मतलब यह है कि शिक्षा पे 25% और यहाँ पे ट्रैवल पे 15%, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 10% का डिफरेंस दिया गया। इसी 10% की वैल्यू है आपकी 4000। आपको अगर 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कोई भी इनकम जो अभी आपकी टोटल फैमिली की इनकम होगी 100% होगी, तो ये हो जाएगा। अगर इससे अगर 1% की वैल्यू निकाल दो 400 हो जाएगा, तो 400 गुणे 100 कर दो आप, ये हो जाएगा आपका 40,000। ये आपका हो जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 40,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। बोला गया है कि जतीन बायज एन आर्टिकल फॉर 10%, सॉरी एक मिनट एक मिनट रुकिए, पेन थोड़ा पानी पी ले, जरा क्वेश्चन पढ़िए तब तक। बोला गया है जतीन buys an article for 10% less than its value and sell it for 10% more than its value, his gain percentage। बोला गया जतीन जो है ना बहुत ही चतुर इंसान है। जतीन एक वस्तु को मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ है, उससे कितना लाभ होगा। तो बताओ, अगर मान लो कि जो जतिन है, जतिन एक बहुत ही चतुर बच्चा है, तो जतिन जो कर रहा है ना 100 में एक 100 रुपए जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपए मान लो कि 100 रुपए उसका मूल्य है, तो 100 रुपए मूल्य है ना, तो जा रहा है अपने दोस्त के पास, कह रहा है भाई तो दोस्त है 10% लेस कर दो, तो दोस्त क्या कर रहा है उसको 90 में सामान दे रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है ना, खरीदने के बाद उस सामान को, अब इसी सामान को 110 में बेच रहा है, मतलब उसने 90 का खरीदा और 110 का बेचा, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो टोटल गेन परसेंट आएगा, गेन परसेंट कितना हो रहा है, टोटल उसका गेन हो रहा है 20 रुपए का, कितने पे गेन हो रहा है, 90 पे गेन हो रहा है 20 रुपए का, इंटू 100 कर दो, परसेंट आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, हो जाएगा 200/9, और 200/9 का मतलब हो जाएगा 22 होल 2/9, 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 सही 2/9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि अगर जतिन जो है ना एक आर्टिकल को, मान लिया कि मैंने वस्तु की, माना कि वस्तु की जो आपकी मूल्य है वो 100 रुपए है, तो 10% लेस पे खरीद रहा है। 10% लेस का मतलब 100 का 10% होगा 10 रुपए, तो 10 रुपए कम पे खरीद रहा है, इसका मतलब 90 रुपए खरीद रहा है, और वो चालाकी से 10 रुपए, मतलब जो उसकी आपकी एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से 10% मोर, उसकी जो वैल्यू है वैल्यू से 10% क्या कर रहा है, अधिक पे। एक चीज ध्यान रखना, कहीं नहीं बोला गया कि यहाँ पे जो खरीद रहा है उससे आपका 10%, जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से 10% अधिक बेच रहा है, मतलब 100 रुपए का सामान 110 में बेच रहा है, खरीदा वाले 90 में था, बेच 110 में रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 90 में 20 रुपए का प्रॉफिट मतलब 22 सही 2/9% का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस देखो मैं आप बोल रहे हो ना, अगर थोड़ी बहुत वीडियो लंबी भी हो तो किसी को लगेगा कि बहुत ज्यादा लंबा खींच रहे हैं यार, इससे तो अच्छा है कि YouTube पे 20-20 मिनट का सोल्यूशन पड़ा है। तो अगर मुझे बताना हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आंसर सही हो, चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे हम आए हैं, चलो भाई इसका रेशियो क्या होगा 1:4 होगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमें आगे बढ़ने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है। मैंने सीटेट क्रैक कर रखा है, तो हमें पता है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करोगे। पिछले 4-5 सालों से मैं एकेडमिक्स में भी 12th तक की मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि मैथ्स को कैसे अप्रोच करोगे। तो जहां ट्रिक बताना है मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताना, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताना है। जैसे अभी मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था, देखो क्या उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा। बोला गया कि यदि समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे रखा है कि x² - px + 54 की वैल्यू 0 है, इसके मूल जो है ना, दैट इज रूट जो है ना 2:3 के अनुपात में है, तो p का मान क्या होगा। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे रूट्स दे रखा हो, यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट है, तो मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स जो होता है ना वो होता है -b/a, और यहाँ पे b बताया था कि x का कोएफिशिएंट होता है, तो कहीं ना कहीं x का ये कोएफिशिएंट p है और p की ही वैल्यू पूछा है, और इसका रूट्स दे रखा है 2:3, तो रूट्स को हम चाहें तो 2x और 3x मान सकते हैं, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2x + 3x -b/a, तो माइनस दे रखा है और यहाँ पहले से x के आगे भी -p है, तो -p, और x² के आगे 1 है, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x, 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी p, 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी p। तो p की वैल्यू पूछा है, तो एक चीज मैं बता दूं कि 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 है। एक चीज तो भैया आंख बंद करके आंसर मार दो, 15, कोई हिला नहीं सकता कि 15 के अलावा कोई और आंसर होगा, कि 5 कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो 15 ही आंसर होगा। आंसर आ कैसे रहा, और मैं बता दे रहा हूं कि जैसे इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे 2x × 3x करोगे, और यहाँ पे देखो दे रखा है c/a, तो c की वैल्यू होती है, जैसे आपको पता है कि अल्फा × बीटा होता है c/a, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट दे रखा है 54/1, देखो 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 3 6, 6 से आप काटोगे 9, तो x² की वैल्यू जो है आपकी 9 है, तो x की जो वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3,
जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 3। x की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख दो, तो p की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 3 करोगे 15, क्या हो जाएगा 15। मैंने कॉन्सेप्ट से भी बताया और जहां ट्रिक बताना था ट्रिक भी बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका सम जो होगा 2 और 3 5 होगा, तो कहीं ना कहीं 5 का वो आपका मल्टीपल ही आएगा। 5 का मल्टीपल का मतलब सिर्फ और सिर्फ 15 आंसर सही होगा, 15 के अलावा कोई आंसर सही हो ही नहीं सकता। आगे बढ़े, देखिए बोला गया है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू सर्कुलर कोन इज 25:64 कि अगर आपके दो आपके राइट सर्कुलर कोन का आपको यहाँ पे हाइट दे रखा है 25:64, इसके डायमीटर का रेशियो दे रखा है 4:5, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अलग अलग दो आपके यहाँ दे रखा है, इसका रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल सकते हो। एक मान लो कि एक का v1 दूसरे का v2, यहाँ पे मैं एक के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में यहाँ पे कैपिटल सॉरी स्मॉल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल यूज कर दूंगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो बस यहाँ पे 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू रख दो। यहाँ पे देखो डायमीटर दे रखा है 4:5, इसका हाफ कर सकते हो, ये हो जाएगा 2:5/2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखो, एक्स एक्स में ना रखो, एक्स में रखो तो एक्स को कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे इसका डायमीटर रखें तो डायमीटर हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट 2 × 2 भी लिख सकते हो जाएगा 2 × 2। हाइट दे रखा है 25, इधर आपका डायमीटर है 5/2, तो जाएगा 5/2 × 5/2, और इधर दे रखा है 64 हाइट। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल सकते हैं। देखो 5 और 5 25 कट जाएगा, ये 2 और 2 4, 4 से ये 16 बार में कटा, तो ये 4 से ये एक बार में, और 16 कटेगा 4 बार में। रेशियो देखो v1 ये v1 v2 था, तो अगर v1 रेशियो हो जाएगा 1:4, दोनों का अनुपात निकाला था, वॉल्यूम का रेशियो। देखिए तो उसके बाद से जैसे मैंने माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, सेम उसी पे है, बट यहाँ पे सबसेट का इंट्रोडक्शन है। तो सबसेट के बारे में भी थोड़ी सी बात समझ लेंगे कि देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक्स सेट, अगर एक आपका सेट है एक्स सेट, एक्स इज अ वर्ड ऑफ बिलो, दैट इज जो एक्स है ना, एक्स इज अ लेटर इन द बिलो, एक्स जो है बिलो शब्द का अक्षर है, तो बिलो शब्द का अक्षर अगर एक्स बनाओगे ना तो ए जो आपका है, ए आपका हो जाएगा दोनों में। देखो जब हम सेट बनाते हैं तो हम ऐसे हम अक्षर लेते हैं जो रिपीट ना हो रहा हो, तो देखो बी भी एक ही बार आ रहा है, तो बी भी लेंगे, ई भी लेंगे, एल भी लेंगे, ओ भी लेंगे और डब्ल्यू भी लेंगे, क्योंकि सब कुछ क्या आ रहा है, एक एक बार ही आ रहा है। उसके बाद जो बी है सेट आपका, वो उल का शब्द का अक्षर है, तो इसको भी निकालोगे ना, बी जो आएगा, बी भी आपका आएगा ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आगे इसको, तो जो ए है, ए आपका आ रहा है, ए आपका बी ई एल ओ डब्ल्यू, ये पांचों ही वर्ड आएंगे। बी में अगर देखोगे उल का है तो डब्ल्यू और ओ एक ही बार आएगा, क्योंकि ओ 2 बार है तो ऐसा नहीं होगा कि 2 बार रिपीट करेंगे, 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया सी जो है ना, सी है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मैंने मतलब बताया था, जो बी में कॉमन है वो हट जाएगा। तो बी में क्या क्या कॉमन है, बी और ए में डब्ल्यू ओ एल, ये तीनों कॉमन है, हट जाएगा। यहाँ पे जो सी आएगा, नया सेट आएगा, वो आएगा बी और ई का। ये जो बी और ई का जो आएगा ना, ये आपका सेट आएगा। देखो लेकिन पूछा गया है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी, जो सी का सबसेट होगा ना, सी का सबसेट क्या होगा। तो एक मैं बात बता दूं कि अगर ए में कोई ए आपका सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी, उससे मैटर नहीं करता, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स को निकालते हैं एन से, दैट इज कार्डिनल नंबर, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अगर एन ए मान लो, एन ए की वैल्यू अगर मैंने मान लिया कि एक्स है या फिर एम है, मैंने मान लिया कि एन ए की वैल्यू एम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जैसे ए में कितने एलिमेंट्स, अगर यहाँ पे मैं एन ए निकालूं तो एन ए यहाँ पे 5 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 5। यहाँ पे अगर एन यहाँ पे एनबी निकालो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो बी में एलिमेंट्स कितने हैं, तो बी में एलिमेंट्स थे 3, ठीक है। तो मैं अगर एन और एनबी निकाल रहा हूं तो मैं बता दूं कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, नोट कर लीजिएगा। नंबर अगर सबसेट्स पे क्वेश्चन अगर इस बार बन गया तो आप लोग धुआं उड़ाओगे। नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर m, कि जितने उसमें एलिमेंट्स उतनी आप क्या कर दो, 2 की पावर लगा दो। तो जैसे यहाँ पे सी में देखोगे तो सी में एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2, दैट इज 4 आपके सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बन जाएंगे, 4। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अगर मैं पूछूं कि ए का सबसेट कितना बनेगा, तो आप कह सकते थे सर 2 की पावर 5 बनेगा सबसेट। अगर मैं बोलूं बी में कितने सबसेट बनेंगे, तो बोल सकते हो सर 2 की पावर 3, यहाँ पे इतने सबसेट्स बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे, इतने सबसेट बनेंगे। इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे सी में, तो 2 की पावर 2। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर 10 एंड 24 सेंटीमीटर इज, एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप है कि एक डायगोनल बनाओगे, एक रोम्बस बनाओगे, तो रोम्बस एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों ही आपके एलिमेंट्स, जो चारों ही साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। आपको यहाँ पे डायगोनल्स दे रखा है, डायगोनल आपको दे रखा है अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे एक आपका डायगोनल ये है, दूसरा आपका डायगोनल ये है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे आपका अगर 90 डिग्री एंगल बनता है, आपको ये 10 दे रखा है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये 5-5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5-5 कर लो, ये छोटा है, और ये आपका 24 है, तो ये आपका 5 और ये 5 और 24 है, तो ये 12 और 12,
देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये आपका हाइपो हो जाएगा। 12, 5 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है, ये आपका 13 हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैं नहीं बता रहा क्योंकि अगर इसका पाइथागोरस से इसका 12, 144 और 25 करोगे 169 का 169, इसका रूट निकालोगे 13। 12, 5, 13 क्या हो जाएगा, 5, 12, 13 क्या होता है आपका यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। एक साइड क्या हो जाएगी 13। इसका पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर पता है 4 इंटू एस होता है, 4 इंटू साइड होता है। 4 गुणे 13 कर लोगे क्या आ जाएगा भैया 52। क्या आ जाएगा 52। क्या जाएगा 52। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो 4 का मल्टीपल ये नहीं है, इसको हम कभी भी टिक नहीं करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी का स्क्वायर पूछा जाता है आपको, सॉरी अगर इसी का आपको यहाँ पे एरिया पूछा जाता है तो एरिया आप ध्यान रखिएगा, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल का मल्टीपल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। बोला गया है अ कंपनी एडवर्टाइज टू कलेक्ट कैपिटल ऑफ 25 लाख इन शेयर। ये जो कंपनी है ना 25 लाख की पूंजी के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। ये जो शेयर्स आप खरीद रहे हो ना यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में, तो 25 लाख के शेयर के लिए कंपनी एडवर्टाइज कर रही है कि प्रिंटेड प्राइस ऑफ वन शेयर इज 100 रुपीज, द नंबर ऑफ शेयर सर्कुलेटेड। अगर बोला जा रहा है कि अगर एक शेयर का दाम 100 रुपए है और 25 लाख कैपिटल का वो शेयर यहाँ पे जो है एडवर्टाइज कर रही है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे। जब 25 लाख सर्कुलेट हो रहा है तो 25 लाख सर्कुलेट होने का मतलब ये है कि, और एक आपका शेयर जब 100 रुपए का है तब डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 25,000 शेयर। कितना बचेगा 25,000 शेयर आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर टोटल मान लो कि ये पेन है आपका, पेन जो है 100 रुपए का आप टोटल पेन खरीद के लाए हो, और टोटल अगर एक पेन का जो दाम है मैंने बता दिया मान लो 25 रुपए है, तो ये कितना पेन खरीद के लाओगे 4। या फिर मान लो 100 रुपए का पेन है, मैं बोलूं कि आप एक पेन 20 रुपए खरीद रहे हो या फिर 10 रुपए खरीद रहे हो, कितना पेन खरीदोगे 10 पेन खरीदोगे भाई, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है कि 25 लाख का शेयर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है और एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो कितने शेयर सर्कुलेट हो रहे हैं 25,000 शेयर से टोटल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉइंग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज स्पेड ऑन एन एस। बोला गया है, ये देखो बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए अगर बोलोगे तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कॉइन पे, डाइस पे और कार्ड पे मैं आपको समझा दूंगा। बट आपकी डिमांड, जैसी आपकी डिमांड होगी, जितनी आपकी एनर्जी आपकी हाई होगी, जितनी आपकी डिमांड होगी, और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ कि पेपर प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूं, कुछ इंपॉर्टेंट मैराथन्स भी मैं लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लाइव सेशंस भी करूंगा जिसमें मैथ्स हम लोग एक क्लास में निपटा देंगे। लेकिन आप डिमांड करते रहिए, आप बताइए आपको क्या क्या जरूरत है, आपको किस चैप्टर पे किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चाहिए। बोला गया फ्रॉम अ कार्ड ऑफ 52 पत्तियों के गड्डी से, जैसे आप बहुत लोग पत्तियां खेले होंगे ना, हुकुम इक्का ये सब पत्ती पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप लोग, तो 52 प्लेइंग कार्ड से अगर आप एक कार्ड जो है रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कार्ड जो है स्पेड हो या फिर एस हो, मैं बता दूं। और बहुत थोड़ा सा अगर समय दे दोगे ना तो मैं कार्ड का एक बार मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका ब्रेकिंग बता देता हूँ कि 52 जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ये 52 के दो बच्चे, जो 52 है ना 52 के दो लड़के हैं, एक करियवा है, एक बहुत करिया हो गया पता नहीं किस पे गया है, एक करियवा कार्ड होता है। करियवा बोला था तो ये मत समझ लो करियवा बा मतलब क्यों करियावा नहीं कर रहे हो, मतलब करियावा का मतलब है कि ब्लैक कार्ड होकेला, ये क्या होकेला रेड कार्ड होकेला। लाल और करिया में इसके भी दूगो लड़का, देखो 26 भाई 52 है तो 52 है तो 52 में भैया अलग बिल्कुल बराबर बराबर बटेगा। जब जब खरबूजा कटेगा तो बराबर बराबर बटेगा, मानेंगे तो है नहीं। करियावा है तो क्या करियावा कम ले लेगा, करियावा भी 26 लेगा, लड़का भी 26 को काट लेगा, अभी 26 के इनके भी दो बच्चे, ये आपका एक बनता है स्पेड, एक स्पेड हो जाएगा, एक आपका यहाँ क्लब्स हो जाएगा, और ये आपका एगो हर्ट, और ये आपका हो जाएगा डायमंड। ठीक है, हर्ट का मतलब दिलवाना है बाबू, जो आप लोग चैटिंग सॉरी चैट सेक्शन में आप दिल यूज करते वाला नहीं है। इसके भी यहाँ पे 26 है तो 13 बढ़ जाएगा, ये भी 13 ये भी 13 कार्ड, और ये भी 13 और 13 कार्ड हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके रखता हूँ, इसको फिर बताता हूँ आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो 13 आपके कार्ड्स है ना, ये 13 के 13 कार्ड्सों का एक ही आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है ए, जिसको हम बोलते हैं एस कार्ड, इसको हम बोलते हैं एस कार्ड। उसके बाद नंबर कार्ड्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे के क्यू, जोकर किंग क्वीन। ठीक है, ये होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे चेहरा बना होता है, चेहरा मतलब फेस कार्ड होता है, ये इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ये आपके न्यूमरिक कार्ड है, ये आपके न्यूमरिक कार्ड है। थोड़ा सा 1 मिनट और ध्यान टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लूंगा और एक ही पेज पे पूरा पूरा कार्ड का आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं। एक ही कार्ड एक ही पेज पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको। इसके बाद कार्ड के क्वेश्चन कभी गलत ना होंगे भाई आपसे। अगर बताओ इस 13 में एक एस कार्ड मिलेगा, इस 13 में एक एस कार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर इस 13 में आपको एक एस कार्ड मिल जाएगा तो आपको कहाँ पे भैया, जैसे एक बार ध्यान रखना, 13 में आपको एक एस कार्ड मिल जा रहा है तो आप क्या कहोगे कि चारों में एक एक एस कार्ड मिलेगा। तो अगर हम टोटल एस कार्ड की बात करें तो एस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे, एस कार्ड हो जाएंगे 4। और न्यूमरिक कार्ड की बात करोगे तो जो नंबर कार्ड्स होते हैं
जो न्यूमरिक कार्ड होंगे, अगर एक में 13 में 9 मिल रहा है, देखो 13 में कितने मिल रहे हैं, ये 9 टोटल कार्ड हैं, तो 9 इसमें मिलेगा, 9 इसमें मिलेगा, 9 इसमें मिलेगा, तो 9 गुणे 4 कर दोगे 36 कार्ड ये मिल जाएंगे। और जो फेस कार्ड है जिसपे चेहरा बना है, एक राजा, एक रानी, एक जोकर, तो 13 में 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, मतलब टोटल 3 गुणे 4 कर दोगे तो 12, ये 12 कार्ड इसमें मिलेगा, टोटल ऐड कर लोगे 52 कार्ड ये भी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। 36 बड़ा 48, 48 4 52, तो 52 कार्ड का डिवीजन ये होता है कि एस कार्ड 4, नंबर कार्ड 36 और आपका फेस कार्ड 12। तो अब इसी में बोला गया था, इस क्वेश्चन की तरफ जरा सा चलें, क्या आप यहाँ पे फटाफट आंसर कर सकते हो कि बोला क्या प्रोबेबिलिटी और का मतलब होता है भैया प्लस, या तो हमें स्पेड मिल जाए तो काम चलेगा, एस मिल जाए तो काम चलेगा। तो स्पेड चाहिए, तो स्पेड आओगे तो स्पेड में कितने कार्ड मिलेंगे, स्पेड में अगर आओगे तो स्पेड में टोटल आपके 13 कार्ड्स मिल सकते हैं। स्पेड में कितने कार्ड्स मिल जाएंगे आपको, स्पेड में आपको टोटल यहाँ पे 13 कार्ड्स मिल जाएंगे, है ना। और बोला गया कि या तो एस कार्ड मिले तो ठीक है, तो ठीक है भाई, 13 में भी तो एक एस मिल गया ना, इस 4 एस में तो एक स्पेड में ही चला गया है, तो बचेंगे कितने एस, 3 और एस बच जाएंगे, एक इसका एस, एक इसका एस और एक इसका एस। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आओ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपको 13 कार्ड स्पेड से मिल जाएंगे। एस टोटल 4 होते हैं, लेकिन 3 मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ एक आपका सॉरी एस आपका स्पेड वाला यहाँ पे छुपा है। टोटल 52, तो 13 प्लस 3 होता है 16, 16 बटा 52 का मतलब ये है 4 से डिवाइड करोगे 4 बार में, ये 4 से 13 बार में, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चा 4 बटा 13। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 बटा 13। 4 बटा 13 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो 2 बटा 5 कभी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 52 जो होता है नीचे 52 होगा हमेशा। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब मीन की तरह, ये मीन की तरह नहीं है, मतलब जितना फेवर कर रहे हैं तो फेवर कितने थे 16 कार्ड, टोटल कार्ड कितने थे 52 कार्ड। आगे बढ़े, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़ा सा डाटा यहाँ पे गलत है, तो इसमें डाटा मैंने लिख रखा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्रमतः युग्म एक्स और वाई बताइए। बोला गया कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप ऑर्डर्ड पेयर बताइए कि एक्स कॉमा वाई क्या होगा। देखो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पता होना चाहिए कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लो बन रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो कि इसको एबीसीडी कर लो, एक काम कर लो, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो और इसको डी कर लो। तो हमेशा ध्यान रखना कि एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और इधर एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका सम भी क्या होगा 180। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है भैया, ये ध्यान रखना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ देखो ये 4x दे रखा है, ये 4y प्लस 20 दे रखा है, इसको हम ऐड कर दे 4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 180। देखो इसमें से 4 कॉमन कर लो, ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये 20 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 20, ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 160। 4 से ये कैंसिल आउट करोगे 40 बार में, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है भैया, एक आपका तो कॉन्सेप्ट आपका ये, सॉरी एक आपका यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरे से इक्वेशन बनाओगे, ये बनेगा 7x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 80, ऐड करने पे 180 आएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 185, माइनस 5 उधर जाएगा तो 185 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे एग्जाम में बैठूंगा तो सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 15 और यहाँ पे आप ये आपका 15, 35 और 15 आप ऐड करोगे ये 50 होगा, यहाँ पे आप 15 और 10 ऐड करोगे यहाँ पे ये 25 होगा, 45 और यहाँ पे 40 ऐड करोगे 75 होगा, लेकिन 25 और 15 ऐड करने पे 40 होगा, और x और y का सम आपका 40 दे रखा है, तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 25, इसके अलावा कुछ आंसर नहीं आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, इसे बस मैंने ट्रिक से बता दिया। ट्रिक क्या है, हमने बताया कि इसका सम अगर 40 है तो आप यहाँ पे घर पे बैठे हो तो सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम में बैठे तो क्यों सॉल्व करोगे भाई, आपको x और y की वैल्यू पूछेगी तो इसका ही सम सिर्फ 40 आ रहा है, इसको हम आंसर टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 26। अगर बहुलक 27 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुलक बनाने के लिए क्या होता है कि वो जो संख्या है बार बार वो क्या हो रिपीट हो, वो बहुत बार, मतलब वो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो संख्या होनी चाहिए वो 27 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर देखोगे ना तो x की वैल्यू भी 27 होगा, तभी ये क्या होगा बहुलक होगा। 27 होगा तभी क्या होगा बहुलक होगा, क्यों, देख लो 27 1 2 3 बार आ रहा है, और आप यहाँ पे 26 देख लो तो 26 1 2 3 बार आ रहा है, तो अगर 27 एक बार और आएगा तभी बहुलक होगा, 4 बार आ जाएगा तो 27 x का मान होगा। देखो सेकंड सॉरी लास्ट क्वेश्चन भैया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस पे भी एक बार यहाँ पे क्वेश्चन मुझे लग रहा है बनेगा। इसका मैं आइडेंटिटी लिखवा दे रहा हूँ, इसको तो आंख बंद करके आंसर कर दोगे कि जो आपका इसका आंसर क्या आएगा। इसका आइडेंटिटी होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, चलो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कराते हैं, पेज ऐड कर लेता हूँ, बस एक पेज पे बस मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपका होता है।
ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो अगर ऐसी कंडीशन, बार बार इसी कंडीशन में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे यहाँ पे आपको यूपीटेट में पूछा हो चाहे कहीं सीटेट में, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो आपको पूछा जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये पूछा जाता है आपको। तो इसकी वैल्यू देखो, अगर ये पूरा पूरा आरएचएस आपका 0 हो जाएगा, जब आपका ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया तो आपका ये एलएचएस पार्ट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3xyz उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3xyz। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 3xyz, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी बार इसमें इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ध्यान दो, इस कॉन्सेप्ट पे, तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं है, बट अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें इसकी वैल्यू पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz की वैल्यू पूछी जाए तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू 0 होती है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरा से इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे xyz क्या होगा, x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है और z की वैल्यू 3 माइनस 3 दे रखी है। इसको ऐड कर लो, 3 आ जाएगा, 3 और माइनस 3 क्या होता है, 0। और इसकी वैल्यू पूछा है तो आप बता सकते हो कि सर इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0। सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं भाई, क्यों सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की बहुत ज्यादा मन है, कर लो, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे माइनस 3 का क्यूब करोगे, माइनस का 27, 3xyz कर लो, 2 1 2 और 2 इंटू माइनस 3 करोगे, माइनस का आपका हो जाएगा 6 और 6 इंटू 3 कर दोगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पे माइनस 3 पहले से, तो आपका हो जाएगा 18, ऐड कर दो, 8 1 9, 18 और 9 27, 27 माइनस 27 कर दोगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो अगर इसी में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा जाए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा जाए तो मैं ये नहीं निकालूंगा कि अलग अलग का क्यूब करके ऐड करूं, मैं सीधे 3xyz निकाल दूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू माइनस का 3, देख लो 3 दूनी 6 और 6 3 18, माइनस का 18 आंसर आएगा, माइनस 18 यही है, माइनस 18, माइनस से मल्टीप्लाई है तो प्लस का 18 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है ऐसा अगर करना होता तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, लास्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। आपका ये चैनल है, आपका अपना चैनल है, ये किसी एक का चैनल नहीं है, ये पूरे परिवार का चैनल है। जितने लोग भी अभी 100 लोग जुड़ चुके हैं पहले ही दिन, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभारी हूं मैं। और ये आप सबका आभारी भी क्या भाई, आप सबका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। इस पूरे आपका जो चैनल है ना, इसको ग्रो करने में आपको मदद करना है। तो इस चैनल को यहाँ पे आप लाइक कर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ईपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे सीटेट की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी एग्जाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होंगे, सीटेट होगा, सुपर टेट होगा या फिर रेलवे है, एसएससी है, सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के नीचे अगर कुछ भी आपको यहाँ पे सजेशन देना हो, आई एम ऑलवेज ओपन। मैं खुद ही नहीं, पूरा जो परिवार है परीक्षागंज का, आपका अपना परिवार है, कुछ सजेशन हो यहाँ पे चैनल के लोगों में, चैनल के नाम में या फिर आपको कुछ कंटेंट में, मेनली अगर कंटेंट पे आप ज्यादा यहाँ पे हमें बताओ कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को, हम हमेशा अपना 100% तो देते ही हैं इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आपको सजेस्ट कर पाओ तो हम यहाँ हमेशा आपके सजेशन सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षागंज आपका अपना परिवार है, इसको बहुत सपोर्ट करिए, खुले दिल से सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट आना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा कि हाँ सर मजा, मतलब सर वाली फीलिंग है भाई अपनों की उम्र के लिए दोस्त, अपने मेरे से बड़े भी हैं, मेरे इवन मेरे अंकल आंटी सब एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सबका प्यार मुझे चाहिए। हाँ बेटा अच्छा लगा मुझे देख के आपको, तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो ठीक है, अगर आप हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, हम उम्र हैं, तो सब लोगों का मैं यहाँ पे तहे दिल से आपका यहाँ पे सजेशन आपका यहाँ पे मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ। आप लोग यहाँ कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो भी आप यहाँ पे बताइएगा और बुरा लगे तो भी बताइएगा, जो कुछ भी हो एक कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी आपको यहाँ कंटेंट मिल जाएगा और हमेशा आप यहाँ पे कमेंट करोगे, यहाँ पे लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी सी हमें भी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे 2022 हो चुका, 2022 का अगर हमें पेपर एक और मिल जाता है और आपको पास पर लेके अगला आऊंगा बहुत जल्दी, कल तक ये वीडियो फिर से आपको एक और मिल जाएगी। तो धन्यवाद, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जरूरत हो तो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद आप सबका। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मात्र 10 दिन एग्जाम में बचे हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।